Good morning, class 12 students. As you know, we are doing matrices and determinants. So, in that, we will today study consistency, and especially the case where you have infinitely many solutions. So, what is that case? Let us see. Suppose we have two equations here, a system of equations, three variables, three equations. A1x, b1y plus c1z is equal to 0. A2x plus b2y plus c2z is equal to 0. One thing, watch the video till the end. Do not miss any part, otherwise you will miss out the link. And if you are missing out the link, then you cannot you cannot understand everything that I teach you here. So try to follow it till the end, okay? And you can share the video, you can like it if you want, you can ask questions if you have, and give me some feedback about what improvement can I make. So see, there are many improvement, but this is a lockdown situation, we have less of resources, but still you can understand a lot. So we have a system of equation, a1x plus b1y plus c1z, a2x plus b2y plus c2z, and third one is a3x b3y plus c3z is equal to 0. Now when it is 0 0 0, then it becomes a homogeneous equation. It becomes a homogeneous equation. This one is a homogeneous equation. So if there are d1 d2 d3, then it is not homogeneous, but if it is 0 0 0, this becomes homogeneous set of equation. For this homogeneous set of equation, one is called a trivial solution. What is a trivial solution? Trivial means very common, which is obviously there, and that is x is 0, y is 0, z is 0. तो ध्यान से देखो, अगर x y और z तीनों 0 हो जाए, ठीक है, अगर x y z तीनों 0 हो जाए तो क्या होगा बेटा कि ये जो इक्वेशन है ना, ये 0 0 0 0 0 0 तीनों, ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0, तो दैट उसी को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी x भी 0, y भी 0 और z भी 0, तीनों 0 हो गए, ठीक है। तो अपने को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है। कौन सा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, और वो होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और वो निकालने अपन क्या करते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने के लिए इस सेट ऑफ इक्वेशंस के आपको इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो कर देना है, यानी डेल्टा को जीरो कर दो। और डेल्टा अगर जीरो हो जाए, अगर डेल्टा जीरो है इसका, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लाएंगे। और अगर डेल्टा जीरो नहीं है इसमें, तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब एक तो ये तो हो गया होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन, इसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में जान लो। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होता है जब डेल्टा जीरो नहीं होता, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होता, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब डिटर्मिनेंट ए जीरो होता है। सिंपल। अब अपन आते हैं दूसरे सॉल्यूशन पे। सपोज यहाँ पर d1 d2 d3 आ जाए, क्या आ जाए? यहाँ पे आ जाए d1, यहाँ पे आ जाए d2 और यहाँ आ जाए d3, ठीक है। तो अब आगे देखो इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर ऐसे हो जाएगा कि इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, थ्री इक्वेशंस। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, ए को अपन डेल्टा भी बोलते हैं। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसी को डेल्टा बोला जा रहा है, ठीक है। और वो क्या है, वो ये है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। अगर अपन इसको जीरो कर देते हैं, तो अगर ये जीरो हो जाए तो क्या होगा, इस सेट ऑफ इक्वेशंस के या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे या नो सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो या तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर इसके नो सॉल्यूशन है। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर इसके नो सॉल्यूशन ही होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब हो गए, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। या तो तीनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन से बने हों, जैसे कोइंसिडेंट लाइंस होती है ना, बेसिकली ये होता है 3D का एक प्लेन। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 को एक प्लेन माना जाता है। तो अगर अपन इसको देखें, इसके नो सॉल्यूशन कब आएंगे, नो सॉल्यूशन ही आएंगे ज़्यादातर बार। उसके लिए आपको मैंने ये बताया था कि अगर आप इसको क्रैमर रूल से करते हैं, तो एक होता है डेल्टा, एक होता है डेल्टा 1, एक होता है डेल्टा 2 और एक होता है डेल्टा 3। अगर ये चारों डेल्टा 0 हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए,
या तीनों नॉन जीरो आ जाए तो पक्का से नो सोल्यूशन होगा। लेकिन एक और सिचुएशन आती है जब यहाँ पर डेल्टा जीरो, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री ये सारे जीरो हो जाए तब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन बनेगा। तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन सिर्फ एक ही केस या फिर दो केस में बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो ये सारे इक्वेशन एक ही इक्वेशन से बने हुए हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, राइट। तो वी आर स्टडिंग इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। और उसके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो, हैं इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता है, सपोज करो एक ही क्वेश्चन लिख दूं मैं, x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 5। अब इसी के दो और बना दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 10, और ये को लगा दूं 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 15। अब ये तीनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन से बन गए, और अगर तीन इक्वेशन एक ही इक्वेशन से बन गए तो ये तो इसके तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो ही जाएंगे। एक तो सिचुएशन ये है, ठीक है, ये भी ट्रिवियल सिचुएशन मान सकते हैं अपन इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन का। एक वो सोल्यूशन है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे दो आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ, बेसिकली अगर ऐसा कोई इक्वेशन होता है तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर आपने देखा होगा कि अगर दो स्ट्रेट लाइन से पास करती हुई तीसरी स्ट्रेट लाइन का मेरे को इक्वेशन लिखना है, तो अगर मैं इसको L1 बोलता हूँ और दूसरे इक्वेशन जैसे मान लो ये है L2, तो तीसरी इक्वेशन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे उसको अगर अपन L3 बोलते हैं ना, तो उसको अपन ऐसे लिख देते हैं L1 प्लस लैम्डा L2, ठीक है। यही सिचुएशन यहाँ पे प्लेन में काम में आती है। आपको मैं इंटरेस्टिंग वर्ड बोल रहा हूँ, उसको लिख लेना। अ लाइन इज टू 2D, अ प्लेन इज टू 3D। तो जब आप 3D पढ़ रहे होंगे ना तो वहाँ पे एक प्लेन का इक्वेशन पढ़ रहे होंगे, तो ये लाइन आपको किसी बुक में मिलने वाली है नहीं। तो लाइन लिख लो, अ लाइन इज टू 2D एंड अ प्लेन इज टू 3D, ठीक है। तो मतलब जैसे कि लाइन 2 डायमेंशन में बिहेव करती है वैसे प्लेन 3 डायमेंशनल में बिहेव करता है। तो हम प्लेन पढ़ रहे हैं, तो प्लेन में इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन कैसे आ जाएगा, ध्यान से देखना। अगर दो इक्वेशन से तीसरा इक्वेशन बना दिया ना मैंने, कुछ भी कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर के, तो उसके पक्का से इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। क्योंकि बेसिकली वो ऐसा होता है, जब आप प्लेन पढ़ोगे तो जैसे एक प्लेन ये है और ये दूसरा प्लेन है ना, 2D 3 डायमेंशन प्लेन है, 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। एक प्लेन ये है L1 और दूसरा L2, और एक तीसरा और आ जाए ऐसे इस तरह से, इसको नाम दे देता हूँ L3, ठीक है। तो अगर L1 और L2 का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए L3, तो पक्का से इसमें ये जो लाइन है ना ये कॉमन आ गई, और एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, तो इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो इस केस में क्या करते हैं अपन तीन इक्वेशन बनाएंगे, डायग्राम को ध्यान से देख लो, इधर L1 है, इधर L2 है, उधर L3 है, इस तरह से तीन प्लेन है। इस तरह से मान सकते हैं कि एक बुक है उसके तीन पेजेस हैं, 1, 2 एंड 3, ये इनफाइनाइट पेजेस हैं, और उनमें कॉमन क्या है, बुक का जो एक मार्जिन लास्ट में जहाँ से अपन ओपन करते हैं वो चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो 3D की बात कर रहे हैं अपन इसे। तो बेसिकली अगला देखते हैं इसको इक्वेशन में टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो आपके पास एक x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये ले लेता हूँ 2, है ना, इसको मैं मान लेता हूँ प्लेन 1। ये बेसिकली 3 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक ले लिया अपन ने P1। दूसरा ले लेते हैं x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, इसको ले लेते हैं प्लेन 2, ठीक है। अगर इन दोनों से मैं तीसरा प्लेन जनरेट कर दूं, इनफाइनाइट वेज में जनरेट कर सकते हो आप, क्योंकि इनसे जो पास करने वाली लाइन है वो क्या होगी, इन दोनों का सॉल्यूशन होगी लीनियर, मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन ही वो लाइन होगी। वो आप 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ोगे कि इन दोनों से एक लाइन कैसे निकाली जाए। आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो, एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो, ट्राई एंड एलिमिनेट वन वेरिएबल, एंड वट एवर यू गेट एन इक्वेशन इन 3D। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको और पढ़ा देंगे। पर अभी आपका लीनियर कॉम्बिनेशन देख लो। सपोज करो आपके पास आता है P1 प्लस लैम्डा P2, ओके। अगर आप इसको P3 बना दो, P3 कैसे बना देते हैं, लेट्स सी। P1 ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2, और लैम्डा को मैं वैल्यू लेता हूँ सपोज करो 2, तो मैं 2 टाइम्स ये लिख देता हूँ x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट यू गेट, x plus y plus z minus 2, and here you get 2x minus 2y plus 2z minus 6 is equal to 0, okay. And now see, x plus 2x is what, 3x, and y minus 2y is minus y, z plus 2z is 3z, okay. And you get minus 2 minus 6 is minus 8 is equal to 0. Now this equation 3x minus y plus 3z minus 8,
इसको मैं नाम देता हूँ P3। तो ये जो P1 P2 और P3 है ना, इसके अगर आप सोल्यूशन निकालने जाओगे तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे पक्का से। क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, एक तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाएगा। सबसे पहली बात, इसका डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं भाई, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये भूल जाते हैं कि अपन ने क्या कॉम्बिनेशन बनाया था। ये जो इक्वेशन था इसको यहाँ लिख लो, ठीक है। 3x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 8, लेट दिस बी P3। अब इसका एक तो आप डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 सारे जीरो आएंगे, करके देख लो। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया एक तरह से। पहले मैं खाली डेल्टा निकाल के बताता हूँ। तो डेल्टा इसका 113, 1 माइनस 1 माइनस 1, 113। तो देख रहे हैं 113 113 तो पक्का से जीरो हो गए थे। 113 दो अगर आपके कॉलम बराबर आ गए तो ये डिटर्मिनेंट तो जीरो हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता, अब आप अगर मान लो आपको पता नहीं है इसके नो सॉल्यूशन है या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो आप क्या कर रहे होगे, आप इस डेल्टा को देखोगे, डेल्टा जैसे ही जीरो आया तो आपके दिमाग में आएगा या तो इसके नो सॉल्यूशन है या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन को आपको कंडीशन वही लगानी पड़ेगी आखिर में, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू P3, ठीक है। तो इसके आप होमवर्क है, आप डेल्टा ये इक्वेशन नोट कर लीजिए। Note this equation and find delta 1, delta 2 and delta 3 and check whether all of them are zero or not। तो आप देख लेना सारे के सारे जीरो आएंगे। डेल्टा 1 भी जीरो आएगा। तो एक बार देख लीजिए डेल्टा 1 कितना है। डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, 113 की जगह लिखते हैं 238, 1 माइनस 1 माइनस 1, 113 ये है, ठीक है। चेक करो, ठीक है, डेल्टा 1 ही है मान लो। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा, एक ही डिटरमिनेंट निकालो, रेस्ट ऑफ द डिटरमिनेंट यू विल फाइंड योरसेल्फ, ओके। इजी है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो डेल्टा इज वी आर गेटिंग 2 here, 2 here and this we are multiplying, so -3 plus 1, -3 plus 1 कितना होता है, -3 plus 1 -2, ठीक है, -1 और ये गया 3 3 9 9 minus 8 9 minus 8 और ये प्लस वन आया। अब ये -3 और -8, -3 और -8, ठीक है। अब इसको जीरो होना चाहिए, बट ये जीरो दिख नहीं रहा, ऐसा नो माइनस इसको अपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया लास्ट में, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 3 9 आ रहा है बेटा यहाँ, है ना। तो यहाँ पे एक बार दोबारा कर रहा हूँ उसको ध्यान से सॉल्व, देखो -3 माइनस प्लस 1 इज -2, सही है। -1 देखें इसका, -1 पे क्या आ रहा था अपना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सही है। और 1 पे देखो यहाँ पे -3 और +8, तो बेसिकली -3 और +8 आ रहे हैं, है ना। 1 पे देखो बेटा -3 और +8, -3 और +8, सही है। तो चेक कर लेते हैं, -4 ये हो गया, -1 ही रहा है तो, और ये हो गया अपना 5 आ गया 0। तो इस तरह से आप देखोगे डेल्टा 2 भी जीरो आएगा, डेल्टा 3 भी जीरो, करके देख लेना। और इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन की कंडीशन मैंने आपको बताई दी। तो देयर आर 2 सिचुएशंस, या तो वो एक कॉमन लाइन हो जाए या तीनों प्लेन्स एक ही हो जाए, वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। अब थोड़ा बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, ओके। तो व्हाट आर द क्वेश्चंस, एक तो कोलिनियरिटी, जब आप डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं ना, तो ये कोलिनियरिटी का अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है, उसके ये पॉइंट्स आ रहे हैं k 2 - 2k, दूसरा आ रहा है -k + 1 2k, और तीसरा आ रहा है -4 - k 6 - समथिंग लाइक दिस, ओके। इस तरह से कुछ एक ट्राइंगल बन रहा है, आपको ये दिया हुआ है कि ये ट्राइंगल, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट्स a b and c are collinear, find the value of k for which these 3 points are collinear। So what you will do is you will make the determinant 0, and which determinant you will make 0, this one, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, that's it। no need to write हाफ लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो उधर जाके 0 होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इस डिटरमिनेंट को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। एक बार कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सिंपल क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, बोर्ड एग्जाम में इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव जेईई में एक क्वेश्चन आया था, सिंपल सा दिखने वाला, पर उसमें मॉड्यूलस का फर्क कर दिया था उन्होंने, वो भी देख लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, लेट्स सी k - k + 1 -4 - k 2 - 2k and 6 - 2k, okay, 1 1 1, ठीक है। Sometimes when you apply properties it becomes difficult,
विदाउट प्रॉपर्टी इट इज इजी ऑल्सो एट टाइम्स. सो क्या करें बिना प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी. If you add these two here, the first row will become some zeros here, right? So we can add this. Let's see what we get. कोशिश करते हैं क्या आ रहा है डेल्टा. तो मेरे ख्याल से डेल्टा देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ऊपर वाले में ऐड कर लेते हैं. तो आई एम डूइंग r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r2. दिस प्लस दिस इज 1, राइट? This plus this is 2 and this plus this is 2. Good. We are getting 2 1 2 2 easy to solve. Minus k plus 1 2k 1 minus 4 minus k 6 minus 2k and 1. Okay. अब आप चाहो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक जीरो क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, बट वो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा. तो इसलिए एज इट इज रहने दो और इसी को यहाँ पे हम एक्सपैंड कर देते हैं. लेट्स सी क्या है. ठीक है. तो 1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं. एक्सपैंडिंग अलोंग दिस फर्स्ट रो व्हाट यू विल गेट 1. ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2k माइनस 6 प्लस 2k ऐसे आएगा ना. और दूसरा आएगा माइनस टू के साथ इसमें क्या आएगा ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो. तो इससे ऐसे मल्टीप्लाई किया माइनस के प्लस 1 और इससे आपने मल्टीप्लाई किया ना माइनस के प्लस 1 और इसका साइन चेंज हो जाएगा तो 4 प्लस के हो जाएगा 4 प्लस के. ठीक है. और माइनस प्लस 2 के साथ क्या आ रहा है प्लस 2 के साथ आ रहा है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. तो करना पड़ेगा माइनस के प्लस 1 और 6 माइनस 2k. ठीक है. ये मैंने मल्टीप्लाई किया और ये थोड़ा लेंथी हो गया माइनस 2k और ये माइनस को मैं प्लस बनाता हूँ 4 प्लस k. ठीक है. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. करके देख लेते हैं. इजिकल टू 0 कर देना एंड देन मे बी आई लीव दिस टू यू. ओके. ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यूज ऑफ k. आई थिंक हाफ एंड 1 आवर. सो आप इसको ट्राई कर सकते हो. ठीक है. नहीं आया तो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड राइट इन कमेंट बॉक्स इफ यू वांट मी टू सॉल्व दिस वन. आई थिंक दिस इज क्लास 10th लेवल तो आपको आना ही चाहिए. चलो अगला देखते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इजी है, हो जाएगा. ठीक है. एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में कि यहाँ पर उल्टे दे रखे वेरिएबल्स. क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का, सेकंड पार्ट. 2/x 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4 और दूसरा है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1 और तीसरा है 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2. ठीक है. तो ये आ गया. अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे तो आपको इसमें भी हिंट देता हूँ. 1/x को आप नया वेरिएबल क्रिएट कर लो, 1/y को नया वेरिएबल क्रिएट कर लो और फिर ये मैट्रिक्स मेथड से या डिटर्मिनेंट मेथड से जो भी मेथड से पूछा जाए उससे बना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1/x को तो ले लेना है x1. ठीक है. 1/y को ले लेना है y1. ठीक है. और 1/z को ले लेना है z1. ऐसे कर करके आप क्या करोगे नए इक्वेशन क्रिएट कर लोगे. यहाँ पे 2x1 3y1 प्लस 10z1 बराबर 4 इस तरह से. ठीक है. इक्वल टू 4x1 माइनस 6y1 प्लस 5z1 इज इक्वल टू 1 इस तरह से. फिर आएगा 6x1 प्लस 9y1 माइनस 20z1 इज इक्वल टू 2. तब आप देखोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करना सेम हो गया. ax इज इक्वल टू b से सॉल्व कर लो. आपको याद है ना ax इज इक्वल टू b. हाउ टू सॉल्व दैट? इट्स वेरी सिंपल इफ यू try the question in that way. That is, if you write ax is equal to b then x is equal to a inverse b. तो सब केसेस में आपको a का इनवर्स फाइंड करके ही सॉल्व करना पड़ेगा. So I hope you will be able to solve this question. Another very simple question, question number 15, but still it is good. So हाँ, और एक जेई में जो कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन दिया था उसने टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम दे दी थी और वो भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है. तो सपोज करो आपको ट्राइंगल का एरिया दे दिया जाए कि एक ट्राइंगल का एरिया 70 स्क्वायर यूनिट्स है. ठीक है. पर जब आप इसको डिटर्मिनेंट लिख रहे होगे ना ऐसे करके हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 70 लिखोगे तो आपके पास एक ही आंसर आएगा. जबकि इस डिटर्मिनेंट की अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो वो भी एरिया में कंसिडर होता है. फाइनली हम पॉजिटिव लिख देते हैं उसको. इसका मतलब अगर आपको बोलता है 70 स्क्वायर यूनिट्स तो इसका मतलब ऐसे दो पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स हैं जहाँ से 70 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ सकता है. एक तो +70 और एक -70. तो इस डिटर्मिनेंट को आपको दो तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तो +70 और -70. तो जेई में जो क्वेश्चन आया था टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम से रिलेटेड उसमें उन्होंने नेगेटिव ले रखा था एंड द नेगेटिव पार्ट वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. So such things you should understand. Okay.
अच्छा, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसी में बहुत सिंपल सा है, प्रूव करने का क्वेश्चन है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी. ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑफ क्वेश्चन 15 एंड द क्वेश्चन सेज लाइक दिस: इफ x1 y x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को. और ये दे रखा है कि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल के हुज साइड इज a. So these are vertices of equilateral triangle whose side is a. Now you have to find the value of this. तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप एक तो डेल्टा की वैल्यू याद कर लो. व्हाट इज डेल्टा? एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. ठीक है, तो बेसिकली ये कहाँ से लेकर के आना है, यहाँ पे लेकर के आना है. काम करते हैं 2 2 2 एक बार कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर को एज इट इज रख देता हूँ, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ एक बार, ये बनेगा दिस स्क्वायर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर मेरे को ये डेल्टा लिखना है यहाँ पे तो क्या कर सकता हूँ मैं, ये तो डबल ऑफ दिस हो गया. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो ये तो हो जाएगी 2 डेल्टा. ठीक है, 2 डेल्टा. सो यहाँ पर बेसिकली दिस इज 2 इंटू 2 डेल्टा स्क्वायर. ये पूछ रहा है 2 इंटू 2 डेल्टा का होल स्क्वायर, यानी 4 डेल्टा का होल स्क्वायर, यानी 16 डेल्टा स्क्वायर. अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर. 16 इंटू √3/4 a स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व कर सकते हो. 16 इंटू 3 a की पावर 4 अपॉन 16, तो आंसर आ गया 3 a की पावर 4. तो बेसिकली ये जो expression and this expression reduces to 3 into a to the power 4. Easy to understand, right? And so this is some of the questions. So let's do one more question for infinitely many solution. Miscellaneous exercise भी आपको कर लेनी है. ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स से आप उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो. तो एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. The question goes like this कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A is equal to -8 5 2 4. ठीक है, तो क्या आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो? यानी हमें तो प्रूव ये करना है a² + 4a - 42i = 0. जो मैंने आपको बोर्ड में करना है वो तो ये सिंपल है, आप a² निकालो, a और i की वैल्यू पुट करके इसको 0 प्रूव कर दो. बट दिस इज बेसिकली नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स. और वो कैसे आता है? वो आता है a - λi. ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को अगर आप 0 कर दोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी, और वो एग्जैक्टली लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो ये बनेगा λ² + 4λ - 42 = 0. So you should check this, you should check. Okay, this is your homework kind of. So another question, infinitely many solution का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. और वो क्वेश्चन इस तरह से आपका कि सपोज करो क्वेश्चन नंबर 2 जो भी है 2x + y + az = 4, right? Another equation is bx - 2y + z = -2. ठीक है, दूसरा. और तीसरा है 5x - 5y + z = -2. ये 3 इक्वेशन है आपके पास. ठीक है, और इन 3 इक्वेशन से हमें क्या करना है? इन 3 इक्वेशन से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. अगर ये इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो आप कैसे निकालोगे? पहला काम तो ये करना है, इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो. तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं. क्या आएगा? 2b5 1 - 2 - 5 a 1 1. दिस हैज टू बी 0. so let's solve this. what do you get? okay, इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड लेट्स सी क्या आता है. अलोंग 2 एक्सपेंड किया आपने इस तरह से. ठीक है, तो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं. -2 + 5 -2 + 5 is what? 3. -1. ओके, -1 b - 5. ठीक है, और ये आ गया आपके पास क्या? a आ गया. ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? -5b + 10 -5b + 10 इजी, राइट? = 0 कर देते हैं. So let's solve this. So this is 6
minus b plus 5 minus 5ab plus 10a is equal to 0, right? Something like this. Check कर लो. 6 plus 5 11. So we are getting 6 plus 5 11 minus b plus 10a minus 5ab is equal to 0. Now the question is how will you find? आप कैसे फाइंड करेंगे a और b की वैल्यू? अगर आपने डिटर्मिनेंट a भी 0 कर दिया, राइट, और इसके बोला है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, so can you use that p1 plus lambda p2 is equal to p3 मेथड? ओके, तो इन दोनों से जनरेट करके आपको थर्ड इक्वेशन मिलना था. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. इससे तो कुछ आंसर है नहीं, राइट? तो आपको क्या करना है, बेसिकली इन दोनों को आप ऐड कर लो ऐसे इस तरह से. 2x प्लस वाई प्लस ए जेड माइनस 4, ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स बी एक्स माइनस 2y प्लस जेड प्लस 2, और ये मिला करके आपको मिलना चाहिए 5x माइनस 5y प्लस जेड प्लस 2. तो लैम्डा की अगर आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. तो आप देखो पहले कांस्टेंट ही ले लेते हैं. कांस्टेंट क्या है इधर? -4 प्लस 2 लैम्डा is equal to 2, right? -4 plus 2 lambda is equal to 2. And now if you can find this, अगर आप इसको सॉल्व कर लो, 2 lambda is equal to 6, तो lambda is equal to 3. तो lambda अगर 3 आ गया, then you can just equate everything. lambda is equal to 3, तो आप एक काम करो, यहाँ पे lambda करो तो 3, okay? And now equate everything. x का कोफिशिएंट क्या आएगा? 2 plus 3b. 2 plus 3b ये होना चाहिए -5 के इक्वल, राइट? 2 plus 3b होना चाहिए -5 के इक्वल. तो -5 के इक्वल हो जाएगा -5. चेक कर लो एक बार. 2 plus 3b ये -5 था, ये इक्वल था. आई एम श्योर ये इक्वल होगा. हाँ, ये इक्वल +5 है. +5 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो अब देखो बेटा, 5 minus 2, तो 3b is equal to 3. तो b की वैल्यू आ गई 1. b की वैल्यू आ गई 1. अच्छा, a की कैसे निकालेंगे? a की निकालने के लिए अपन देख लेते हैं a कहाँ पर है. यहाँ पे z में है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं a, ठीक है? a plus 3 इज इक्वल टू 1. a आ गया -2, तो a भी आ गया, b भी आ गया. इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास. एंड देन प्रोबेबली नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर नंबर 3, 4 and 5 you should ask. Okay, you can write in the comment box, please explain this question, ठीक है? then I'll explain that question and then we can start the next topic, inverse trigonometric functions, right? So see you in the next class.